तो मैं शायद डिसएग्री करूंगी अप टू अ लेवल कि एआई सिर्फ अपने आप में एक इनोवेशन है। इट इज मोर लाइक एन इन्वेंशन। कुछ चीज जो नई हुई, आप उस चीज को लेकर बहुत तरह के इनोवेशंस कर सकते हैं। करेक्ट राइट। तो कोई जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको लेकर भी आप उसको अगर बेहतर बनाते हैं, मोर यूजेबल बनाते हैं, तो आप इनोवेटिव हैं। राइट। तो वो एक जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन इन्वेंशन टू कम अप विद समथिंग एंटायरली न्यू जो कि नहीं हुआ है, जैसे आईनियाक कंप्यूटर जो पहली बार बना, पहला कंप्यूटर, टू अ टैबलेट इज विच इज एन इनोवेशन, या स्मार्टफोन जो हमारे मतलब हम लेके घूमते हैं, वो एक इनोवेशन है बिकॉज हम उसको बेटर बनाते जाते हैं। तो किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस को जो आप बेटर करते हैं तो आप इनोवेटिव हैं। नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी सिलिकॉन वैली में ही रहते हैं और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। इंडिया से हैं, इंडिया से पढ़ाई लिखाई किया, फिर यूएस में आके मास्टर्स किया और वो अपनी जर्नी बताएंगे। आज के डेट में वो टेक की दुनिया में बड़ा काम तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ इनोवेशंस के क्षेत्र में उनका जो एक पहचान धीरे धीरे यहां से लेके यूएस से लेके भारत तक बना रहे हैं। प्राप्ति झा, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्राप्ति, कैसे कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, और आप जो कर रहे हो सचमुच दिल से खुशी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी जर्नी शुरू हुई, एक्चुअली मुझे लगता है कि ऑफिशियली बोला जाए तो आर्किटेक्चर से, बट मुझे लगता है मेरी जर्नी उससे पहले शुरू हुई, बचपन में। और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं घर में बड़ी हुई जहाँ पे मेरी मम्मी फिलोसोफर थी या फिलोसफी में प्रोफेसर हैं, तो वो एक फिलोसफिकल एंगल रहा बचपन से, और आर्टिस्ट भी रही हैं। और मेरे पापा इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, तो एक इंजीनियरिंग माइंडसेट भी था बचपन से। तो बचपन से मुझे दोनों चीज़ों में इक्वल एक्सपोजर मिला। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बचपन होता है जब आप अपने पापा के साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या कुछ ठीक कर रहे होते हो, साथ में या ड्रिलिंग कर रहे होते हो पेंटिंग लगाने के लिए, और वो पेंटिंग अपनी मम्मी की मदद से बनाए होते वंडरफुल। तो वैसा कुछ बचपन था। तो ग्रोइंग अप मुझे हमेशा लगता था कि इंजीनियर या डॉक्टर सिर्फ जो बात बहुत कॉमन है वो तो नहीं लेना, बट फिर ले क्या। रांची में मैं पली बड़ी हूँ मोस्टली, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर था नहीं उस समय, स्पेशली। अब तो फिर भी बहुत बेहतर है। तो उस समय फिर मुझे पता चला आगे बढ़ते हुए कि आर्किटेक्चर करके ऐसी कुछ चीज है जो कि एक मिक्स है इंजीनियरिंग का भी, और उसमें क्रिएटिविटी भी है, फिलोसफी भी है। तो वो दैट ब्रॉट मी टू आर्किटेक्चर। तो फिर मैंने बीआईटी मेसरा से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया, और उसके बाद वो काम करते करते, ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा मिक्स है, बट मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट आया कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर में भी मुझे एक लिमिटेशन दिखने लगा, जहाँ पे कहीं कहीं हम लोग ज्यादा एस्थेटिक्स को ज्यादा ऊपर करने लगे, या फिर मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो मुझे मिल रहे थे, आई वाज लाइक कि और क्या कर सकते हैं, बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है, और जो क्रिएटिव फील्ड है डिजाइन का, उसको कैसे यूज करते हैं चीजों को आगे बढ़ाने में, बिजनेसेस में। जिससे मुझे वर्ल्ड ऑफ, कहते हैं डिजाइन स्ट्रैटेजी, डिजाइन मैनेजमेंट, डिजाइन थिंकिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेम चीजों के लिए यूज होते हैं, वो पता चला। और तो कुछ दिन एज एन आर्किटेक्ट काम करने के बाद मैं इंडिया में यूएस आ गई मास्टर्स करने के लिए। डिजाइन स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फोर्ड मोटर कंपनी के लिए काम किया एज अ डिजाइन स्ट्रैटेजिस्ट। उसके बाद फिर कुछ दिन सिस्को में काम किया, सेम डिजाइन स्ट्रैटेजिस्ट वाला रोल। और उसके बाद फिर मैंने मूव किया हार्वर्ड में, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। वहाँ पे भी सेम स्किल सेट्स लाई। रोल के नाम अलग होते हैं क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है, तो रोल के नाम आपको अलग अलग मिलेंगे, काम एक ही होता है। और करंटली मैं एक इनोवेशन कोच जैसा काम करती हूँ। इलेक्टिव्स करके स्टार्टअप है, प्लेटफॉर्म है B2B कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए, और यही मेरी जर्नी रही है अभी तक। सो नाइस, सो वंडरफुल। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप की है, वी स्पीक्स इनोवेशंस। मैं देखता रहता हूँ आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो आपको जर्नी बताई, ये कहते हैं ना डे जॉब की जर्नी है, जो दिन में जो काम करते हैं। करेक्ट। तो आपने हर्षवर्धन से भी बात की, तो हम दोनों सेम स्कूल, मास्टर्स में हमने सेम पढ़ाई। तो हमने जब पढ़ाई, मास्टर्स की पढ़ाई खत्म की, तो हम दोनों फोर्ड के लिए काम करने लगे, अलग टीम्स में थे। बट जब हमने काम करना शुरू किया, तो एक रियलाइजेशन जो मुझे भी था अपने काम से, और उन्हें भी था उनके काम से, कि ये जो काम हम करते हैं और ये जो चीजें हम सिखाते हैं, जो यहाँ एग्जीक्यूटिव्स को या फिर सीनियर प्रोडक्ट टीम्स को, दैट इज इक्वली वैलिड फॉर पीपल जो इस एरिया से बाहर हैं। और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डिस्टिल करके लोगों के पास लाएंगे, तो बहुत वैल्यू प्रोवाइड होगा। और उसी समय क्या हुआ, आई थिंक 2020 का टाइम था। मैं बीआईटी रांची गई थी, और बीआईटी में मैंने एक टॉक दिया था, जो
अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए था, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब बच्चों ने इनफैक्ट मुझे लगा कि ज्यादा अच्छे से समझा उन चीजों को जो शायद ज्यादा मुश्किल होता था एग्जीक्यूटिव्स के सामने एक नई वे ऑफ थिंकिंग लाने में। तो उसके बाद फिर कोविड का समय आ गया, जो आप लोगों को याद होगा सबको, और हम सब घर में बंद हो गए। तो फिर उस समय ये आइडिया आया कि क्या हम इस नॉलेज को दिन का काम करने के बाद क्या हाउ कैन वी लाइक ब्रिंग इट टू मोर पीपल। और वहां से शुरुआत हुई वी स्पीक इनोवेशन की, कि चलो हम लोग बातें करते हैं। इट वाज मोर लाइक कि बस ऐसे ही लोगों से एंगेज करेंगे। बहुत वेबिनार्स हो रहे थे उस समय। तो हमने बहुत सारे कॉलेजेस में, इंडिया में, यहाँ पे, और फिर कुछ कंपनीज में भी बातें करना शुरू की, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया जिस भी लेवल पे उस समय हो सकता था। वहीं से शुरुआत हुई, और फिर वो धीरे 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 ज्यादा स्ट्रक्चर लेता चला गया, जैसे किसी भी स्टार्टअप, किसी भी नए आइडिया के साथ होता है। तो वी स्पीक इनोवेशंस में आज के डेट में जो मेजर एरिया है उसका, इनोवेशंस की तो बात आप कर ही रहो, और इनोवेशंस की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती है। तो उसको कहीं ना कहीं आप इनकॉर्पोरेट करते हो वी स्पीक्स इनोवेशंस में? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करते हो, क्या करते हो, वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हम वी स्पीक इनोवेशन के थ्रू सबसे पहले इनोवेशन एज अ वर्ड को डाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि इनोवेशन एक ऐसा वर्ड है जो आप सबके मुंह से सुनेंगे, और सब वैसे कहते हैं ना कि सब मीन कुछ और करते हैं, बट शायद बोलते सेम वर्ड है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक वर्ड होता है प्रोटोटाइप। बहुत यूज करते हैं, टेक में भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। जब मैं फोर्ड में काम करती थी, तो जब एक प्रोटोटाइप वर्ड यूज होता है तो फोर्ड के इंजीनियर्स $1 मिलियन कार के मॉडल को, या फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट मॉडल है उसको भी प्रोटोटाइप बोलते थे। और हमारे टीम में जो एक पेपर पे कुछ स्केच करके बना के, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है, वो भी प्रोटोटाइप है। करेक्ट। बहुत बड़ा गैप है, राइट। सेम चीज होता है इनोवेशन के साथ भी, कि अगर कोई टेक वर्ल्ड में है तो टेक ओरिएंटेड इनोवेशंस की भी बात करते हैं कि अच्छा ये एआई इनोवेशन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि मतलब मैं शायद डिसएग्री करूंगी अप टू अ लेवल कि एआई सिर्फ अपने आप में एक इनोवेशन है। इट इज मोर लाइक एन इन्वेंशन। कुछ चीज जो नई हुई, आप उस चीज को लेकर बहुत तरह के इनोवेशंस कर सकते हैं। करेक्ट राइट। तो कोई जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको लेकर भी आप उसको अगर बेहतर बनाते हैं, मोर यूजेबल बनाते हैं, तो आप इनोवेटिव है, राइट। तो वो एक जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन इन्वेंशन टू कम अप विद समथिंग एंटायरली न्यू, जो कि नहीं हुआ है, जैसे आईनिया कंप्यूटर जो पहली बार बना, पहला कंप्यूटर, टू अ टैबलेट विच इज एन इनोवेशन, या स्मार्टफोन जो हमारे मतलब हम लेके घूमते हैं, वो एक इनोवेशन है, बिकॉज हम उसको बेटर बनाते जाते हैं। तो किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप बेटर करते हैं तो आप इनोवेटिव हैं। आप अपने घर में भी इनोवेटिव हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं उसमें इनोवेटिव हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ तो ये सबसे बड़ा जो मिथ हम बर्स्ट करते हैं वी स्पीक इनोवेशन के थ्रू, ये है कि इनोवेशन बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद अब अलग अलग एरियाज में है कि आप क्यूरियोसिटी है तो आप आस्किंग क्वेश्चन, कैसे आप क्वेश्चंस बेटर पूछ सकते हैं, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव हो सकती है। अभी एआई जैसे आपने बोला सबसे बड़ा बजवर्ड है और रियलिटी भी है इन अ वे। तो अब हम वी स्पीक इनोवेशन के थ्रू कर रहे हैं कि आप AI को लेके एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू डू बेटर, हाउ कैन यू बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव। जिसमें से एक बहुत बड़ा जो हमारा कहते हैं ऑफरिंग है, वो है AI एज अ थिंकिंग पार्टनर। उसका मतलब ये है कि आप AI को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ह्यूमन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रादर देन ये कि मैं अपनी सारी थिंकिंग AI को दे दूं और बोलूं कि तुम सोच के मुझे बता दो और मैं कर दूंगी। क्यों ना AI के साथ सोचा जाए। वो एक ऐसा पार्टनर है जो बहुत स्मार्ट है, जो आपकी भी थिंकिंग को ज्यादा और बड़ा करेगा, और आपको उतने कम समय में ज्यादा, कहते हैं ना, पावरफुल बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा। तो जैसे वो एक ऑफरिंग है, और ये हम जैसे रन करते हैं ऑफ कोर्स B2B क्लाइंट्स, तो कॉर्पोरेट्स, बिग कंपनीज, बिग टेक, स्मॉलर कंपनीज, बट स्कूल चिल्ड्रंस के लिए भी इंडिया में भी हमने कुछ किया है एंगेजमेंट्स, और अर्ली अंडरग्रेड, फर्स्ट ईयर टू फिर PhD। तो कहते हैं एकेडमिया में भी इसका एप्लीकेशन है, और कॉर्पोरेट में जो वर्ल्ड, जो कहते हैं HR टीम्स, अदर टीम्स देन टेक टीम्स, उसमें भी है। तो ये एक एग्जांपल है ऑफ एन ऑफरिंग। सो नाइस टू। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि AI एज सच एक इन्वेंशन, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे इनोवेशंस किए जा सकते हैं। आपने एकेडमिया की बात करी, क्योंकि अभी हम लोग जब सुन रहे हैं कि अभी मैक्सिमम जगहों पे यूटिलाइजेशंस AI की होने लगे या होगी, जो नहीं भी करे उनको आज नहीं तो कल करना होगा। तो क्या एकेडमिया में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी है क्या? क्योंकि एकेडमिया में चेंज होने में बहुत समय लगाते हैं लोग। तो क्या वो बदलाव आ रहा है क्या? बदलाव आ रहा है, हाँ। और आपने जो बोला कि स्लो है, वो बात भी सही है। क्योंकि एकेडमिया में सबसे पहले तो हो जाता है कि
कॉपी करने वाली बात हो जाती है। Correct. हमारा ऐसे मेंटल मॉडल है पहले भी कि अगर बुक ओपन बुक एग्जाम्स हुए करते थे जो कि कॉमन नहीं थे, और कहा जाता था कि ओपन बुक है तो फिर क्या पढ़ा या क्या सीखा। थोड़ा डिफरेंस इसमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन या ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का भी है। जैसे यहाँ ज्यादा ओपननेस है उस चीज को लेके कि आप लर्निंग का मॉडल अलग है, बट अगर इंडिया की बात करें तो फिर एक हेजिटेशन वहां है, और यहाँ भी है एकेडेमिया में, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है कि अगर लोग पूरा पूरा पेपर लिखवा लेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं, जो पेपर्स डालते हैं लोग और जिससे लोगों की प्रमोशन होती है या स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं, तो एक पूरी तरह से डिफरेंट थिंकिंग मॉडल की जरूरत है एआई के साथ अगर आप एकेडेमिया में काम करते हैं, विच इज कि आप अपनी थिंकिंग के लेवल को या लर्निंग के लेवल को, कहते हैं ना कि अभी हम जब बच्चे होते हैं तो चीजों को याद करना सीखते हैं, और फिर जब हम नाम को बोलिए ए फॉर एप्पल या बी फॉर बैट, वो लर्निंग का लेवल होता है। स्लोली जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाने लगती है। एआई के साथ गोल है कि पूरी जो एकेडमिक सिस्टम है उसको आपको एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा, विच इज बियॉन्ड लर्निंग, बियॉन्ड मेमोरी, और इट इज बियॉन्ड कि आप कहते हैं ना, हमारे में बहुत पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे, उसका आई थिंक वो समय वापस लाने की बात है कि आप एक्चुअली कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और एआई भी एक टीममेट है वहां पे, आस्किंग क्वेश्चंस एट सेम टाइम वो जो कह रहा है उसके लॉजिक के हिसाब से यू हैव टू क्रिटिकली आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, और उसके लिए ऑफ कोर्स सारे प्रोफेसर्स और जो टीचर्स है उनको भी अपस्किल करना होगा, और एज स्टूडेंट्स भी कहते हैं ना वो अपस्किलिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे हैं आगे, वो यूज कर रहे हैं एआई, तो अगर आप उसको सही गाइडेंस देंगे तो वो स्मार्टर होंगे, अदरवाइज लगेगा कि ये कॉपी हो रहा है या यू आर रेजिस्टिंग, बिकॉज वो रेजिस्टेंस बहुत आगे जाएगा नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आप चूंकि एकेडमिया के अलावा जो मेजर काम आप कर रहे हो B2B इंडस्ट्रीज में कर रहे हो, इंडस्ट्री के जब वर्कशॉप करते हो, लोगों से मिलते हो आप, तो क्या चैलेंजेस दिखता है? क्योंकि उनके माइंडसेट जो मिड-40s या मिड-50s में हैं, जिनको चेंज करने में, अडॉप्ट करने में कोई नई चीज मुश्किल होती है कि आराम से लाइफ चल रहा है उनका, और आप बता रहे हो कि नई चीज करो, नई बातों को अडॉप्ट करो, तो कितना रेजिस्टेंस आपको दिखता है वर्कशॉप में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिक्स दिखता है एक्चुअली। आई थिंक बहुत बार हम बकेट करते हैं कि शायद अगर एज सर्टेन एज में है तो लेस क्यूरियोसिटी होगी, कोई अर्ली करियर है तो ज्यादा होगी। मैंने उल्टा भी देखा है। जब लोग बहुत ही किसी प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं या बहुत डीप किसी लर्निंग से आते हैं, एंड दे रियली होल्ड स्ट्रॉन्ग टू इट, एंड दे आर लाइक कि हाँ यही काम या यही तरीका सही है, और अगर कोई अपने मिड करियर में या लेट करियर में भी है बट दे हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनका माइंड ज्यादा ओपन है। तो मैंने दोनों देखा है, और जो कि बहुत अच्छी बात भी है, ताकि क्योंकि हम एज की तरफ से ब्रैकेट नहीं कर रहे चीजों को, बट जो रेजिस्टेंस आता है वो है, दैट्स ट्रू। बट वर्कशॉप्स जो हम करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी होती है कि जो रेजिस्टेंट हैं जो लोग, उनको भी छोटी छोटी चीजों से हम लेकर जाते हैं, कैसे ओपन करें। हाँ, ओपन करें। तो जैसे कि हम कुछ देर पहले, आई थिंक इससे पहले हम आइस ब्रेकर्स की बात कर रहे थे, तो वो वैसी चीजों से शुरू करते हैं जहाँ पे बहुत लोग शायद ऐसे एनवायरनमेंट में भी नहीं रहते हैं जहाँ ओपन क्वेश्चनिंग होती है, या फिर क्यूरियोसिटी को रियल सेंस में लिया जाता है। इट्स वेरी स्टेप बाय स्टेप, ये काम किया, वो काम किया, तो उनको अब हम फुल्ली ब्लेम भी नहीं कर सकते कि व्हाई डू दे थिंक अ सर्टेन वे। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी और एक स्पेस प्रोवाइड करना, वर्कशॉप्स के थ्रू हम यही करते हैं, जहां वो एक्चुअली उस ह्यूमन तरीके से सोच सके जो वो करते थे, कभी ना कभी तो हम सब करते हैं। तो उस माइंडसेट में जा सके, एंजॉय कर सके, एंड देन इवेंचुअली ओपन हो सके। तो वो आई थिंक वर्कशॉप जो हम डिजाइन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, जिस तरह से एक्टिविटीज रन करते हैं, उसका गोल यही होता है। नॉर्मली वर्कशॉप कितने टाइम के लिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंडिंग, और क्या साइज को लेके आप लोग करते हैं? तो रेंज है उसका, लेकिन वर्कशॉप मिनिमम आइडियली अगर मैं बोलूं तो एटलीस्ट 3 घंटे का होना चाहिए। दैट इज द शॉर्टेस्ट वर्कशॉप। उसका स्कोप भी फिर उस पर डिपेंडेंट होगा। अगर छोटा है तो फोकस्ड वर्कशॉप होगा, से लेके 5 दिन तक का वर्कशॉप भी हो सकता है, 3 से 5 दिन, जिसमें बार बार जैसे फर्स्ट डे कुछ किया, फिर वापस गए, फिर सेकेंड डे आए, और कहते हैं ना कि विजनिंग से लेके एक्सप्लोरेशन से लेके एक्चुअली आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। तो उसमें टेक टीम्स भी इन्वॉल्व होती है। शुरू में हमारा काम ज्यादा होता है, इवेंचुअली वो जो बिल्डिंग टीम होती है वो ज्यादा काम करती है। बट 5 दिन के वर्कशॉप्स थोड़े कम होते हैं, और बहुत बार टीम कंपनीज की इंटरनल कैपेबिलिटी होती है और वो लोग करते हैं। करेक्ट। जैसे मैं जिस तरह का काम करती हूँ, इट्स मोस्टली लिमिटेड टू 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप, या उनको ओपन कर दिया, ओपन करके छोड़ दिया, और गो एंड आस्क फर्दर क्वेश्चंस। करेक्ट। और फिर एक और चीज है कि आप जिस वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा, एटलीस्ट मेरा गोल होता है कि मल्टीपल टीम्स से लोग आए।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचआर आ रहा है या सिर्फ आईटी है या सिर्फ लीगल है। तो अगर आप किसी एक प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं तो गोल होना चाहिए कि आप जितनी ज्यादा, कहते हैं ना, जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ला सकते हैं, और वो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ न्यू थिंग, क्योंकि मोस्टली कंपनीज, स्पेशली बड़ी कंपनीज, ऐसे काम नहीं करती जहां पे लीगल की टीम से भी कोई बैठा है, कस्टमर एक्सपीरियंस से कोई बैठा है जो कस्टमर का वॉइस ला रहा है, और नॉर्मली जो भी एचआर की टीम है जो, तो सब बहुत साइलोज में काम करते हैं। वो जो अगर एक दिन का भी समय है और वो सब जब एक साथ एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड लगा होता है, उनकी सारी बातें एक जगह लिखी जा रही है, दैट इटसेल्फ इज अ माइंड ओपनर, और लोगों को बहुत मजा आने लगता है और सब एक दूसरे का गैप्स खुद फिल करने लगते हैं, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं के पास है। हम तो बस फैसिलिटेटर होते हैं जिसके थ्रू दे नो देयर इंडस्ट्री, देयर वर्क बेटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। आपने जो कहा बहुत सही कहा कि पुरानी इंडस्ट्री जो चलती थी, फंक्शन करती थी, तो ऐसे ही करते थे कि हर वर्टिकल एक वार्ड होता था, और एक दूसरे से इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता था, हायर लेवल पे ही शायद हुआ करते थे। करेक्ट। लीडरशिप क्या कर रहा है? लीडरशिप इंटरप्राइजेस की बात को, तो उनकी लीडरशिप इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं? क्योंकि उसमें दो चीजें हो रही है उनके एंगल से देखे, लीडरशिप के एंगल से, एक तो उनके खर्चे बढ़ेंगे तात्कालिक शॉर्ट टर्म में, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है कोई भी नए प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो क्या लीडरशिप ओपन है इन सब चीजों के लिए? क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ओपन है, मतलब अगर आप एक स्मॉल शॉर्ट आंसर इज है। अगेन वो शिफ्ट होता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसा है। राइट। तो जैसे कि अगर डाउनटर्न है मार्केट में या फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, तो ऑफ कोर्स जो आपने बोला वो चीजें हो जाती है कि इनोवेशन की तरफ या फिर न्यू वेज ऑफ वर्किंग और थिंकिंग की तरफ, रिसोर्स एलोकेशन के लिए उनके पास खुद रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उनको भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना है, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, तो बहुत इन्वेस्टर्स को, तो उनके लिए वो चैलेंजेस भी हैं। बट जो लीडर्स फॉरवर्ड फेसिंग है और जिनको पता है कि इनोवेशन या इस तरह का न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इज नॉट समथिंग जो आप किसी एक समय के लिए रखेंगे, तो आप उसकी बजट को कम करके भी या फिर इंटरनल कैपेबिलिटीज बिल्ड करके भी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे भी जैसे मैं एज एन इनोवेशन के कोच काम करती हूँ, तो ऐसे समय पे जब रिसोर्स कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज अ थिंग, लोग जब नहीं होता तब भी सोचते हैं कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, और कभी एक्चुअली हम होते भी हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो उसमें हमारे पास मेथड्स हैं या तरीके हैं जिसमें आप इंटरनल कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं अपनी कंपनी में, एक छोटी टीम बना सकते हैं, या फिर चीजों लोगों को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, जो कहते हैं कि कैटलिस्ट हैं, जो हु कैन थिंक, हु कैन वेयर डिफरेंट हैट्स, कभी ज्यादा क्रिएटिव हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टीम्स को साथ ला सकते हैं। वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर सकते हैं कंपनी के अंदर जो इस माइंडसेट को एक्सप्लोर करें और काम को भी आगे बढ़ाए। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं या एक्सटर्नल लोगों को ला रहे हैं और तब कर रहे हैं। तो ये सब हम छोटे छोटे मेथड्स और तरीके बताते हैं, बट फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर्स हैं। मैं कंपनी के नाम तो नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन जिन इंटरप्राइजेस के साथ आप काम कर रहे हो, किस किस फील्ड में ये लोग हैं, ये तो आप बता सको तो? हाँ, बिल्कुल। तो बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स है, जैसे कि एक बिग टेक तो है, क्योंकि हम सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, तो वैसे लोग हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में है, हेल्थ इंश्योरेंस में है, क्योंकि यूएस का एक बहुत बड़ा फील्ड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उनका, जिसमें इनोवेशन करते रहने की जरूरत होती है। उसके अलावा रिटेल, जैसे लाइफस्टाइल कंपनीज, उनके साथ भी मैं काम करती हूँ। और उसके अलावा जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं टेक्नोलॉजी में, स्पेसिफिक फील्ड में रिलेटेड स्टार्टअप, जो सिलिकॉन वैली में भी हैं, मिडवेस्ट है जो बॉस्टन एरिया है उधर भी है, और ईस्ट कोस्ट पे भी है, वो भी है। उसके अलावा जो कुछ इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं वो भी हैं। या फिर मैं वो पूछना चाह रहा था कि इंडियन एक्सेप्टेंस कैसा है, इंडिया में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? नहीं, इंडिया में तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत क्यूरियोसिटी है और लर्निंग के लिए लोग सीखना चाहते हैं। बहुत ओपननेस है, और स्टार्टअप कल्चर तो आई थिंक सबसे ज्यादा, कहते हैं चेरी ऑन द टॉप है, जहाँ सब कोई सब कुछ बनाना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप नई सोच लाते हैं, सिर्फ आप जॉब के लिए हासिल नहीं कर रहे हैं। Correct. तो वो एक बहुत बड़ा कहते हैं वो जो आई थिंक बैंगलोर एरिया है, हैदराबाद बैंगलोर वो जो एरिया, वहाँ पे बहुत एपेटाइट है। तो वहाँ बहुत लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, बातें करती हूँ, मेंटोरशिप या फिर कोचिंग रिलेटेड उस तरह की चीजें भी। एक चीज जो आई थिंक बहुत मैंने एंगेज नहीं किया है बड़ी कंपनीज के साथ इंडिया में, तो उसको लेकर मुझे बहुत क्लैरिटी वो नहीं है कि वहां पे कैसा एपेटाइट है।
बट जैसे जब मैं हार्वर्ड में थी तो हार्वर्ड के थ्रू मैंने एंगेज किया था इंडियन गवर्नमेंट कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ, राइट। तो डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप था फॉर आई थिंक फ्यू मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो इंडिया में है उसके थ्रू था, तो उसके जो चेयरपर्सन थे वो लाना चाहते थे सर्टेन फील्ड्स जो अभी रिप्रेजेंटेड नहीं है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक था अलग, एक डिजाइन थिंकिंग भी एक फील्ड थी, तो हमने वर्कशॉप्स रन किए थे उनके लिए। ये सारे लाइक 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे जो उस सारे मिनिस्ट्रीज को काइंड ऑफ सीनियर पोजीशंस में थे, और बहुत अच्छा एपेटाइट, और वहां पे थिंकिंग दिख रही थी कि वो कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं हम लोग, कि कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि एक पॉलिसी से कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, और इंडिया का जो स्केल है और इफेक्ट जो स्केल से होगा वो हमें दिखाता है, बहुत बड़ा है। तो वो आई थिंक गवर्नमेंट के साइड से भी पुश है नई चीजों को लेके। मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि थोड़ा और रैंप अप करना चाहिए और थोड़ा करना चाहिए, बट हाँ, गिवन द स्केल और जितनी बड़ी हमारी कंट्री और जितने लोग हैं, मुश्किल है कोई भी नया एक चेंज लाना, बट हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर आप जैसे लोग, आप जैसे कंसल्टेंट उनके साथ काम करें और वो अडॉप्ट करें चीजों को, तो शायद हम लोग जैसे आम इंसानों की जीवन भारत में और बेहतर होगी। आम इंसान तो आप नहीं हैं, आपके वीडियो से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बट हाँ एक्चुअली वो कहते हैं ना क्रॉस डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, वो तो ऑफ कोर्स बहुत फायदा। वेरी ट्रू। प्राप्ति, एक और बात जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे इनोवेशंस की फील्ड में आप जब काम कर रहे हो, अलग अलग वर्कशॉप करते हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से बात करते हो, और इंडिया में पर्टिकुलरली आपका काफी ज्यादा फोकस है कि इंडिया आप आते जाते रहते हो, तो जब आप कंपेयर करते हो यूएस और इंडिया, मैं ब्यूरोक्रेटिक सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली बिजनेस लीडर्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उनकी थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस दिखता है? क्या इतने ही यूएस सिलिकॉन वैली में जब आप बैठे हो, इनकी थॉट फॉरवर्डिंग थॉट है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, क्या उतने हम लोग हैं? क्या हम लोग पिछड़ गए हैं बहुत ज्यादा? मैं ये नहीं बोलूंगी, मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद सोचने की कैपेसिटी ज्यादा है, गिवन जो भी हमारा कल्चरली जिस तरह से हम बड़े होते हैं, हम बहुत सारे इस तरह के टेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें ओपन थिंकिंग, वाइड थिंकिंग फॉर टू लाइफ, या फिर ऐसे भी जो काम हम कर रहे हैं, और डे टू डे में भी हम नोटिस नहीं करते, बट घर में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी, वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं विच आर लाइफ लेसन्स, और वो लाइफ लेसन्स आपके करियर में भी ट्रांसलेट होते हैं बहुत बार। और बहुत बार मैंने जैसे वेस्ट में काम किया तो यहाँ पे आके मैं बहुत चीजों को मैंने इंग्लिश में प्रोवर्ब जैसा कुछ देखा, लाइक कि ये तो बचपन से बोलते थे लोग घर में, बस वो बहुत अच्छे से पैकेज करके बहुत अलग तरीके से रखा जा रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ओपन थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं है। एक चीज जो मुझे लगता है वो है गिवन द टाइप ऑफ जॉब्स जो हमने किया है, और जो टाइप ऑफ जॉब्स ट्रेडिशनली इंडिया की तरफ या जो कहते हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जाते हैं, वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, जिसमें भी अब चेंज आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियंस वो आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो वो जॉब्स की अवेलेबिलिटी ही अगर वैसी है जो आपको लिमिट करती है आपकी थिंकिंग को, उसके चलते हमें एक इल्यूजन होता है कि हम सब कोई इनोवेटिव नहीं है या सोच नहीं पाते हैं, जिसके चलते इस तरह के स्टेटमेंट्स बाहर के लोगों से भी आते हैं, जो हमें बुरा लगता है एज इंडियंस, मुझे भी लगता है जब मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं पता है ऐसा नहीं है। तो वो अगर हम लिमिटेड जॉब, जो कि स्टार्टअप कल्चर ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो उस लिमिटेशन को ब्रेक कर रहा है, अलग है, सोचने दे रहा है लोगों को, तो अगर वो जैसे जॉब्स के टाइप और लिमिटेशंस अगर कम होंगे, तो आई थिंक हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर पाएंगे, जो आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको मिलता है ऐसे इनोवेटिव जॉब्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले जॉब्स। तो वही आई थिंक वो उस चेंज। मैं एक और जस्ट पूछना चाहूंगा यहाँ, जैसे आपने तो ओपन कर दिया, पंडोरा बॉक्स खोल दिया, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए इस दिशा में, मगर उनको पता नहीं है कि करें तो शुरुआत कैसे करें, तो क्या आप, और उनके पास इंटरनल कैपेसिटी नहीं है इसको करने की, तो क्या आप उनको टाइप भी कराते हो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो उनके लिए सेटअप कर सके पूरी की पूरी जो भी प्लानिंग होती है, उनकी जो सॉल्यूशंस चाहिए? बिल्कुल, और जो काम मैं करती हूँ वैसे बहुत सारे छोटे कंसल्टेंसीज भी, बड़े भी हैं ऑफ कोर्स, बड़े स्केल पे भी करने वाले कंपनीज है जो यहाँ भी करती हैं, वहां भी करती है, जिनके इंडिया सेंटर्स हैं, और इंडिया बॉर्न भी ऐसे बहुत सारे कहते हैं ना स्मॉल बुटीक कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो यही काम करते हैं सर्टेन एरियाज में, सबका अपना फोकस है। करेक्ट। तो अगर कंपनीज को ऐसा चाहिए, रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कनेक्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाँ वो नेटवर्क है और वो किया जा सकता है। और जब भी कोई सेशन हम लेते हैं, या फिर एज अ टीम, या फिर अगर मैं ले रही हूँ, तो
एक लास्ट मतलब कोई भी सेशन इससे पहले खत्म नहीं होना चाहिए अगर उन्हें ये नहीं पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, व्हाट इज स्टेप 1 2 and 3। कल से जाके करेंगे क्या? हाँ, इनफैक्ट अगर ये सेशन खत्म होता है इसके जस्ट बाद तुरंत में ऐसा क्या है जो मैं करूं जिससे एक चेंज आए मेरे वर्क लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में। अगर वो एक सेशन या कोचिंग सेशन या कोई भी सेशन अगर वो चेंज आपकी लाइफ में नहीं ला रहा है तो फिर वो उसका इफेक्टिवनेस फिर डाउटेबल है। तो वो भी एक मेरा गोल रहता है कि अगर एज एन इंडिविजुअल भी व्हाट दे कैन डू डिफरेंटली आफ्टर अटेंडिंग द सेशन, तो आई थिंक दैट्स वो फ्रेमिंग होती है। प्राप्ति, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मैं आप एक प्रश्न, जो कि लंबा होते जा रही बातें अपनी, तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा लास्ट में कि कुछ और चीज जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने इनोवेशंस एंड जो आपका डोमेन है उससे रिलेटेड, या उनको क्या सोचना चाहिए अपने इंटरप्राइजेस कहीं काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, इन्हीं के लिए। आई थिंक एक चीज जो मुझे लगती है जो रिलेटेड टू एआई है, एआई का जो डेवलपमेंट है वो है, जो काम मैं करती हूँ वो है इज कोलैबोरेशन। और ये सुनने में बहुत ही कहते हैं ना जेनेरिक लगेगा कि इससे क्या करें, बट मैं ये वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में अभी काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या सिविल कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अपने फील्ड को या फिर अपने फील्ड ऑफ व्यू को ओपन करना शुरू कर दीजिए। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल्सो अगर आप किसी कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव हैं, कि अगर आप किसी ऑटोमोटिव कंपनी को लीड कर रहे हैं या किसी टेक कंपनी को लीड कर रहे हैं, अपने फील्ड ऑफ व्यू को ओपन कीजिए कि बाकी इंडस्ट्रीज में बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। ये पहले भी सही था क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दूसरे ये से। एआई के आने के बाद स्पेसिफिकली और ट्रू हो जाएगा क्योंकि हम एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज किसी भी इंडस्ट्री के बारे में या एरिया के बारे में मिल सकता है। मैं बेसिक लीगल एडवाइस एआई से लेती या बेसिक चीजें मैं सीख सकती हूँ जो पहले इम्पॉसिबल था। तो अब जो कहते हैं ना बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी सबके पास आ जाएगी, तो फील्ड्स मर्ज होने लगेंगी। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स इमर्ज होंगे जहां पे आपको एक जनरलिस्ट वाली जो बात होती है, जो आपको बहुत चीजें आती हैं फिर आप एक स्पेसिफिक एरिया में आपका एक कहते हैं ना नॉलेज होता है, तो वो विजन ओपन करना आई थिंक ट्रू फॉर स्टूडेंट्स, ट्रू फॉर अर्ली प्रोफेशनल्स, ट्रू फॉर लीडर्स, ये सबके लिए। तो आई थिंक मुझे ये सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं इसके थ्रू देना चाहूँ। थैंक यू प्राप्ति। मैं आपका ईमेल आईडी चाहूंगा कि अपनी डिस्क्रिप्शन में दूं ताकि आपसे कोई कनेक्ट कर सके, कोई इंटरप्राइज या कोई इंडस्ट्री या कोई इंडिविजुअल, उनको कोई वर्कशॉप या इस तरह की कोई चीज करानी हो अपने देश भारत में भी, तो आपसे कनेक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके इस काम जो कि बिल्कुल ही नया काम है, मेरी समझ से भी नया काम था, मगर आपने जितनी आसानी से और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, वंस अगेन थैंक यू। हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल।